नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार घबराई हुई है। जिस तरह से न्यायपालिका के बारे में पब्लिक परसेप्शन बन रहा है, लोगों की जो धारणाएं बनती जा रही हैं और जिस तरह की टिप्पणियां अब न्यायपालिका के चरित्र को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर, उसके कामकाज को लेकर हो रही हैं, उससे उसे एक तरह की घबराहट होने लगी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और अदालत का ये रुख बन गया है, इसके बारे में लोगों की ये धारणा बनती जा रही है, तो अंततः तो उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका की आलोचना तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में कहा जाता है कि वो न्यायिक बर्बरता हो रही है तो ये अस्वीकार है हमारे लिए। तो लेकिन सवाल उठता है कि न्यायिक बर्बरता जैसे जुमलों का इस्तेमाल या पदों का इस्तेमाल या फ्रेजेस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आखिरकार आज तक तो इस तरह की बातें नहीं की गई। इन 70 सालों में आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि न्यायपालिका के बारे में इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल चल पड़ा है। जाहिर है कि स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं और उसको लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद न देखना चाहें, न महसूस करना चाहें तो बात अलग है, लेकिन जो भी रवैया न्यायपालिका का दिख रहा है उसमें इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब ज्यादा होने लगेगा, हो रहा है। अब देखिए कि स्टेन स्वामी का मसला ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि आदिवासियों के बीच में काम करने वाले 83 साल के सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी पार्किंसन नामक बीमारी से ग्रस्त हैं और ये बुढ़ापे की बीमारी है और ये बहुत तरह से आदमी के स्वास्थ्य को, उनकी जीवन शैली को प्रभावित करती है। अब स्टेन स्वामी को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक छोटी सी मांग की थी कि उन्हें उनका स्ट्रॉ और सिपर कप दे दिया जाए, क्योंकि वो जो भी द्रव पदार्थ, चाय दूध वगैरह हैं, वो सिप करके पीते हैं, सुड़क कर पीते हैं और स्ट्रॉ के जरिए पीते हैं, सीधे नहीं पी पाते हैं। तो उन्हें यह असुविधा थी, उन्होंने ये मांग की तो एनआईए ने, जिसने गिरफ्तार किया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने, उसने कहा कि हमें 20 दिन का समय चाहिए इसके बारे में फैसला करने के लिए, ये 2 छोटी चीजों के लिए। 20 दिन के बाद वो वापस लौटती है एजेंसी और बोलती है कि ये तो हमने जो जब्त किया था स्टेन स्वामी के पास से सामान, उसमें नहीं है। अब स्टेन स्वामी के वकील का कहना है कि ये सामान उसमें था, उनके बैग में था। मान लीजिए अगर नहीं था तो क्या एनआईए का ये दायित्व तो नहीं बनता है, इतनी संवेदनशीलता क्या उसमें नहीं होनी चाहिए थी कि वो इन 2 छोटी चीजों का इंतजाम स्टेन स्वामी के लिए कर देती। चलिए, एनआईए को छोड़ दीजिए। एनआईए तो केंद्र सरकार की एजेंसी है और केंद्र सरकार अभी किसी को भी जो विरोधी हैं उनको राहत देने के चक्कर में नहीं है। वो किसी भी तरह की, बल्कि उल्टा उनको परेशान करना है, प्रताड़ित करना है और इस हद तक प्रताड़ित करना है कि अगर उनकी जान चली जाए तो भी उसे कष्ट नहीं होगा। तो स्टेन स्वामी के मामले में उसका ये रवैया स्पष्ट है। लेकिन हमारे न्यायालय ने क्यों नहीं देखा, हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है वो ये बात क्यों नहीं महसूस कर पाई कि इस बुजुर्ग को इस मामूली चीजों की जरूरत है जिनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्यों नहीं दे रही है वो, और क्यों नहीं दिलवा पाई वो हमारी न्याय व्यवस्था। तो ये एक तरह की असंवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है, जो बताती है कि न्याय व्यवस्था में अब कम हो गई है या खत्म हो गई है, जिसकी वजह से एक बर्बरता का जो टर्म है वो इस पर चस्पा हो जाता है। तो ये एक मामला नहीं है, स्टेन स्वामी का मामला तो ये अकेला नहीं है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि वरवर राव, जो कि जाने माने क्रांतिकारी कवि हैं, उनके साथ भी हमारे न्याय व्यवस्था ने भी और हमारे जो एजेंसी है एनआईए और सरकार, उन्होंने भी इसी तरह से व्यवहार किया। अंतिम समय में जब बहुत ज्यादा ये हो गया कि उनको चिकित्सा सुविधाएं मिलनी ही चाहिए वरना बुरी स्थिति हो जाएगी, वो बेड रिडन थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, टट्टी पेशाब भी उनकी वहीं होती थी, तब भी में उनको ये राहत देने की सोच न न्यायपालिका में आई और न ही एनआईए या हमारी सरकार ने उस दिशा में सोचा। बार बार अर्जियां देने के बावजूद
अंत में जब स्थितियां बहुत बिगड़ गई तब उनको निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। तो न्यायिक बर्बरता के जो लक्षण हैं ये आप इसमें भी देख सकते हैं। यही नहीं, सुधा भारद्वाज के बारे में तो अभी कुछ किया ही नहीं गया, वो भी बीमार हैं, वो भी भीमा कोरेगांव में लपेट कर वहीं अरेस्ट करके रखी गई हैं। तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। भीमा कोरेगांव से अगर आप हट जाएं तो दूसरी जगहों पर आपको ऐसे मामले और भी ज्यादा दिखने को मिलेंगे। दिल्ली को लीजिए, सफूरा जरगर जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा हैं जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनको पुलिस ने 6 महीने तक जेल में बंद रखा जबकि वो गर्भवती थी और लगातार वो जमानत की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार दिल्ली पुलिस उनका विरोध करती रही और अंत में जाके करीब 6 महीने बाद उन्हें ये जमानत मिल पाई। डॉक्टर कफील अहमद का मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में उन्हें बेवजह गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और करीब 6 महीने तक उनको वहां रखा गया, मारा पीटा गया, खाना नहीं दिया गया और जमानत नहीं होने दी गई, और जमानत हुई भी तो उस पर अमल नहीं किया सरकार ने और इस तरह से खींचकर 6 महीने तक उनको जेल में रखा गया। अभी भी दिल्ली पुलिस ने कई निरपराध बेकसूर लोगों को जेल में ठूंस रखा है, उन पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं, यूएपीए लगा दिया है और उनकी जमानत होने में तरह तरह से अड़चने डाल रही है। तो ये स्पष्ट रूप से जो दिल्ली पुलिस कर रही है या एनआईए कर रहा है, इन सब मामलों में न्यायपालिका जो आंख मूंद लेती है, कान बंद कर लेती है, देखना सुनना बंद कर देती है और जिसकी वजह से पुलिस हो या एनआईए दोनों को मनमानी करने की आजादी मिली हुई है, ये एक तरह की बर्बरता ही नजर आती है कि आप ये अपनी आंखों के सामने होते हुए अन्याय देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसे बर्बरता ही माना जाएगा और माना जा रहा है, यही बात कही जा रही है। और मामले ले लीजिए जो सवाल उठ रहे हैं न्यायपालिका को लेकर कि पर्सनल लिबर्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति का मसला जब आता है तो दूसरा होता है और जब दूसरे लोग पहुंचते हैं तो उसका इरादा, उसकी नीयत, उसकी मंशा और उसके आधार बदल जाते हैं। आप अर्णब गोस्वामी का मामला लीजिए, उनको तुरंत सुना गया, तुरंत उनको जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन जब दूसरे मामले आए तो उनको टाला गया, लगातार टाला जा रहा है। आपको कहीं हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है, कहीं दूसरी अदालतों में जाने को कहा जा रहा है, तो ये लगातार ये रवैया सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ दिख रहा है। यही नहीं, आप याद कीजिए कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो लाखों मजदूर देश भर से अपने घरों की तरफ चल पड़े थे, कोई 100 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने सड़क पर निकल पड़े थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे अभी बंद हैं, हम कोई सुनवाई नहीं कर सकते, बहुत ही अर्जेंट केस जो है वही ले रहे हैं। अब अर्जेंट केस कौन सा आया? अर्णब गोस्वामी का आया, जिसमें रात में दाखिल किया गया, सुबह सुनवाई हुई और उनको तुरंत राहत दे दी गई। तो जो कोर्ट की प्राथमिकताएं हैं वो बता रही हैं कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो संवेदनशीलता के आधार पर नहीं है, न्याय की कसौटियों के आधार पर नहीं है, बल्कि आप माथा देखकर तिलक करने के रवैये के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये भी बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार का दबाव, सरकार का प्रभाव न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और उसी के आधार पर वो निर्णय दे रही है। अब देखिए कि करीब 7-8 ऐसे बहुत ही गंभीर मसले हैं, गंभीर मामले हैं जिन पर सुनवाई तुरंत होना चाहिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले 2-2.5 साल से लगातार लटके हुए हैं। इनमें आरटीआई का मामला है, इनमें धारा 370 का मामला है, यूएपीए का मामला है, सीएए का मामला है, आरटीआई का मामला, तो ऐसे कई मामले हैं जो बहुत तुरंत सुनवाई की मांग करते हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अर्णब गोस्वामी आ जाएंगे तो उनको जरूर सुना जाएगा, उनको जरूर राहत दी जाएगी। अमीश देवगन आ जाएगा तो उसको भी सुना जाएगा, उसको भी राहत दी जाएगी। लेकिन बाकी के मामले में ये तत्परता आपको अदालतों में दिखलाई नहीं पड़ती है। इसीलिए ये बार बार उभर कर आ रहा है कि एक तरफ तो डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म हो रहा है जो सरकार कर रही है, सरकार की तमाम एजेंसियां कर रही हैं, लोकतांत्रिक बर्बरता, ये राजनीति शास्त्र में एक टर्म है जो यूज किया जाता है और उसी से निकाला गया है न्यायिक बर्बरता, जुडिशियल
बार्बरिज्म। तो ये दोनों तरह की बर्बरताएं हमें देखने को मिल रही है। एक तीसरी बर्बरता भी हम देख रहे हैं और वो बर्बरता है मीडिया की बर्बरता, जो इन तमाम मामलों में एक पक्षी रुख अपनाती है और उसी आधार पर अपने प्रोग्राम, अपने कंटेंट तैयार करती है। ये हमें किसानों के आंदोलनों में भी दिख रहा है, जिसको वो खालिस्तान समर्थक, किसी के भड़काने से किया जा रहा आंदोलन, ये तमाम तरह के उसको बदनाम करने के लिए किसानों के आंदोलन को ये इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाई जा रही हैं ताकि सरकार को बचाया जा सके, सरकार की ढाल बना जा सके और इन आंदोलनों को बदनाम करके ये कहा जाए कि सरकार को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो तीनों तरह की बर्बरताएं हम देख रहे हैं। प्रशासनिक बर्बरता तो अपनी जगह है, वो हमेशा रही है। पुलिस और प्रशासन की बर्बरता के किससे कोई नई बात नहीं है, लेकिन न्यायिक बर्बरता, लोकतांत्रिक बर्बरता और मीडिया की बर्बरता ये पिछले 6 सालों में हमें लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। स्टेन स्वामी का मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसीलिए वो इस पूरे मामले को बहुत ही स्पष्ट तौर पर रेखांकित करने के काम आ सकता है कि एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार आदमी, एक छोटी सी चीज मांग रहा है, स्ट्रॉ। आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, उसमें जो पाइप का इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रॉ कहलाता है। वो उन स्ट्रॉ की मांग कर रहा है ताकि वो अपनी इस उम्र में कुछ ऐसे काम जो वैसे नहीं परफॉर्म कर सकते हैं उनको वो कर सके। लेकिन न न्यायपालिका उस मामले में कोई निर्णय लेती है और NIA जो सरकार की एजेंसी है वो भी इस मामले में अड़ियल रुख, टाल मटोल वाला रुख अपनाती है। तो एक पूरा व्यवस्था का एक कैरेक्टर इन पूरी घटनाओं से इस तरह से उभर कर आता है, जिसमें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बर्बरता के साथ सामने खड़ी हो जाती है, जिसके तमाम अंग, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और जो सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट या चौथा खंबा कहलाता है मीडिया, वो भी उस बर्बरता का हिस्सा बन जाता है। और ये चारों तरह की बर्बरताएं आम आदमी पर टूट पड़ी हैं और इसका कोई आर पार ओर छोर नहीं दिख रहा है। ये लगातार बढ़ती जा रही है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। और रविशंकर प्रसाद चूंकि इस बर्बर व्यवस्था के, इस बर्बरता के समर्थक हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, इसलिए उनको इस पर ऐतराज हो रहा है कि अगर ये धारणा बढ़ती गई तो इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा, उनकी पूरी राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस बर्बरता के अंदर उसकी जो योजनाएं हैं उनका भी खुलासा होता है, उनका चेहरा भी सामने आता है कि एक जो फांसीवादी सोच है सरकार की और उसी से ये निकली बर्बरता है और वो हमें जीवन के हर पक्ष में दिखलाई दे रही है। इसलिए न्यायिक बर्बरता कोई गलत अल्फाज नहीं है। लोकतांत्रिक बर्बरता कतई गलत सोच नहीं है, बिल्कुल सही रूप में वर्तमान स्थिति को परिलक्षित करती है। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।